तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के मांगा के बारे में। हमारे चैनल पर काइजू नंबर 8 के मांगा की बहुत सारी वीडियोस हैं और उन सारी वीडियोस के अंदर हमने मांगा के चैप्टर नंबर 82 तक की स्टोरी को कवर कर लिया है और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 83 और उसके आगे के चैप्टर्स की। लेकिन हाँ, जिन्होंने भी पहले की कहानी को नहीं देखा है वो सभी इस वीडियो को देखने के बाद उन सारी वीडियोस को भी जरूर देख लेना। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर आप चाहे तो हमारे चैनल में जाकर काइजू नंबर 8 के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस प्लेलिस्ट के अंदर हमने सारी वीडियोस को लाइन वाइज डाला हुआ है। और हाँ, आप उन सारी वीडियोस को जरूर देख लेना ताकि आपको काइजू नंबर 8 के मांगा की पूरी स्टोरी पता लग जाए। बाकी इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमने जो वीडियो पर 3000 लाइक्स का एम रखा है उस एम को भी जल्दी से पूरा कर देना। बाकी अगर आप लोग मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। मुझे आपके लाइक्स और कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी होती है। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि काइजू नंबर 9 बड़ी होशियारी से डिफेंस फोर्स के सबसे पावरफुल ट्रक मेंबर्स को अलग अलग कर देता है और फिर उन सबसे लड़ने के लिए नंबर्ड काइजूस को छोड़ देता है। लेकिन कमाल की बात तो ये होती है कि ये नंबर्ड काइजूस जितने भी पावरफुल ट्रूप मेंबर से लड़ने जाते हैं वो उन सबकी कमजोरी के खिलाफ काफी पावरफुल होते हैं। जैसे कि कीकोरू शिनोमिया छोटी बच्ची है, इसीलिए नंबर 9 उससे लड़ने के लिए काइजू नंबर 15 को भेजता है जो कि कमजोर दिमाग पर हावी होकर उस पर मेंटल अटैक्स कर सकती है। इसी तरह से जैन नारुमी से लड़ने के लिए नंबर 11 को भेजा जाता है ताकि नारुमी उसके मूव्स को प्रिडिक्ट न कर सके। और वाइस कैप्टन सोशिरो से लड़ने के लिए नंबर 9 काइजू नंबर 12 को भेजता है, क्योंकि काइजू नंबर 12 भी वाइस कैप्टन सोशिरो की तरह ही लड़ने में काफी माहिर होता है। और अब क्योंकि ये सारे काइजूस ट्रूप मेंबर्स की कमजोरी के सामने काफी पावरफुल होते हैं, इसीलिए ये अपने अपने अपोनेंट्स की बहुत बुरी हालत कर देते हैं। हालांकि इसी टाइम पर काइजू नंबर 13 यूनिट 1 की प्लाटून लीडर शिनोमे से फाइट कर रहा होता है और उस लड़ाई में वो शिनोमे को लगभग मार ही देता है। लेकिन सही टाइम पर वहाँ पर काफका आता है और वो शिनोमे को बचा लेता है और फिर अगले पल ही उस काइजू से लड़ने के लिए काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब आगे बैटलफील्ड के ऊपर जैसे काफका ट्रांसफॉर्म होकर काइजू नंबर 8 बनता है, वैसे उसके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से वो पूरी जगह हिलने लगती है और इसके साथ ही वहाँ पर एक ऐसा शॉकवेव पैदा होता है जिसकी गनगनाहट दूर तक सुनाई देती है और इसीलिए दूसरे सारे नंबर्ड काइजूस को ये पता लग जाता है कि अब काइजू नंबर 8 मैदान पर आ चुका है। इधर ऑपरेशन रूम के अंदर से कुरुसु चीफ को बताता है कि प्लाटून लीडर शिनोमे जहाँ पर फाइट करी थी वहाँ पर एक नया डाइकाइजू आया है और ये डाइकाइजू असल में काइजू नंबर 8 है, यानी कि काफका हिबिनो। इधर चीफ जैसे इस बात को सुनते हैं वैसे वो अपने मन में बोलते हैं काफका हिबिनो तुम। लेकिन इतने में चीफ के बगल में जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि आखिर वो लड़ने क्यों आया है, हमने तो उसे परमिशन भी नहीं दी है। हालांकि इसके बाद ही हम फिर से चीफ को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचते हुए कहता है अब जो हो रहा है वो प्लान के मुताबिक नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हम काइजू नंबर 8 को बचा कर रखें, क्योंकि इस पूरे वॉर के अंदर वही हमारा हुक्म का इक्का है और इसीलिए हम उसका इस्तेमाल तब करें जब बैटलफील्ड पर काइजू नंबर 9 आ जाए। लेकिन अब हालात जैसे हो गए हैं उन्हें देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब काइजू नंबर 8 का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है और इसीलिए हमारे लिए भी यही ठीक होगा कि हम काइजू नंबर 8 को फाइट करने दें। और अब यहीं पर चीफ की बातों से हमें पता चल चुका है कि असल में चीफ यहाँ पर काफका को फाइट करने से नहीं रोकना चाहते हैं। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा काफका को देखते हैं जो कि इस टाइम पर काइजू नंबर 13 के सामने होता है। लेकिन अगले पल ही काफका अपने मन में कहता है कि मैं अपने साथियों को फील कर पा रहा हूँ और फिर ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद करता है और फिर काफका उन सारी जगहों को फील करता है जिन जगहों पर वाइस कैप्टन सोशिरो, कमांडर नारुमी और कीकोरू फाइट कर रहे थे। और फिर जैसे काफका कीकोरू के बारे में जानता है वैसे वो अपने लेफ्ट कान के हिस्से को ह्यूमन जैसा बनाता है और फिर वो वायरलेस के जरिए कीकोरू से कहता है कीकोरू जैसा तुमने कहा था मैं बिल्कुल वैसे ही तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगा और इसीलिए तुम्हें तुम्हारी लड़ाई को अकेले लड़ना होगा। लेकिन हाँ कीकोरू, मुझे तुम पर भरोसा है और इसीलिए मैं जानता हूँ कि तुम ये कर सकती हो। और फिर ये बोलने के बाद ही काफका खुद को फिर से प्रॉपर्ली ट्रांसफॉर्म करता है और काइजू नंबर 13 की आंखों में देखता है। लेकिन जैसे ही नंबर 13 ये देखता है कि काफका उसे देख रहा है वैसे वो काफका को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन फिर तभी अचानक से वो धीरे धीरे करके पीछे जाता है और जब वो काफी पीछे आ जाता है तब वो एक्सरसाइज करने लगता है और एक्सरसाइज में वो अपने पैरों को मूव करता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे नंबर 13 एक्सरसाइज करता है वैसे वैसे उसके पैरों के मसल्स मोटे होने लगते हैं और साथ ही उसके पैरों का साइज भी बड़ा होने लगता है और फिर वो बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो जाते हैं कि अब उसके पैरों के सामने उसके ऊपर का शरीर भी छोटा लगने लगता है। लेकिन फिर इसके बाद ही नंबर 13 अपनी बॉडी को झुकाता है और फिर वो जमीन पर ऐसा पोजीशन ले लेता है जैसा पोजीशन मैराथन के अंदर भागने के लिए लेते हैं। लेकिन ऑपरेशन रूम के अंदर से कुरुसु इन सबको मॉनिटर कर रहा होता है और इसीलिए वो चिल्लाते हुए प्लाटून लीडर शिनोमे से कहता है कि उस काइजू नंबर 13 का फोर्टीट्यूड लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अब उसका टोटल फोर्टीट्यूड लेवल 9.2 हो गया है, जिसका मतलब अभी वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। शिनोमे जैसी कुरुसु की बात को वायरलेस पे सुनती है वैसे उसकी आंखें फट जाती हैं और इसीलिए वो धीरे से कहती है नहीं ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, काफका वहाँ से भागो, प्लीज भागो वहाँ से। लेकिन हम ये देखते हैं कि काफका शिनोमे की बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता है। पर तभी नंबर 13 भागते हुए काफका की तरफ आता है और वो अपने शरीर को बड़ा करके काफका पर एक जोरदार पंच मारने जाता है। लेकिन काफका नंबर 13 के पंच को अपने हाथों से पकड़ लेता है। हालांकि नंबर 13 के पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी वजह से आसपास की सारी चीजें टूटकर बिखरने लगती है। लेकिन इस इम्पैक्ट की वजह से काफका हिलता भी नहीं है और वो बड़े आराम से उसके पंच को पकड़ लेता है और धीरे धीरे करके उसके हाथ को दबा देता है, जिससे कि नंबर 13 ये देखता है कि उसका हाथ उसकी आंखों के सामने ही टूटता जा रहा है। लेकिन फिर इसके बाद ही काफका नंबर 13 से कहता है मॉन्स्टर ये तुम्हारा आखिरी वक्त है, क्योंकि आज और इसी वक्त मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर ये बोलकर काफका अपना पंच तैयार करता है और फिर वो काइजू नंबर 13 के पेट में
एक जोरदार पंच मारता है और काफका का पंच इतना पावरफुल होता है कि वो पंच जैसी नंबर 13 को लगता है वैसी नंबर 13 की हड्डियों के साथ साथ उसके सारे दांत भी टूट जाते हैं। और क्योंकि वो इस टाइम पर ब्रिज के नीचे होता है इसीलिए काफका का पंच पड़ते ही वो सीधा ब्रिज को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और सीधा हवा में और ऊपर उड़ जाता है। लेकिन इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि अब धीरे धीरे करके काइजू नंबर 13 की पूरी बॉडी फट जाती है और उसका कोर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसीलिए अगले पल काइजू नंबर 13 खत्म हो जाता है, जिसका मतलब काफका ने सिर्फ अपने एक ही पंच से एक नंबर्ड काइजू को खत्म कर दिया है। अगले पल हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 13 के साथ के जो दूसरे नंबर्ड काइजूस थे वो सभी नंबर 13 की मौत को सेंस कर लेते हैं और इसीलिए उन्हें भी ये पता लगता है कि काइजू नंबर 8 ने काइजू नंबर 13 को मार दिया है। अगले पल हम काइजू नंबर 15 को देखते हैं जिसने की इस टाइम पर कीकोरू के दिमाग पर कंट्रोल करके उसे पूरी तरह से अपने वश में किया हुआ था। काफका के अटैक को देखकर यहाँ पर नंबर 15 खुद से कह दिया है कि काइजू नंबर 8 तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसने सिर्फ अपने एक ही पंच से हमारे साथी को खत्म कर दिया है और इसीलिए अगर हम सबको उसे मारना है तो शायद उससे लड़ने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। और फिर इसके लिए नंबर 15 ये डिसाइड कर दिया है कि वो यहाँ पर जल्दी से कीकोरू को खत्म कर देगी और फिर कीकोरू को मारने के बाद ही वो अपने दूसरे साथियों के पास जाएगी ताकि उनके साथ मिलकर वो काफका को मार सके। लेकिन फिर तभी नंबर 15 जैसे कीकोरू को मारने के लिए उसकी तरफ देखती है वैसी वो नोटिस करती है कि उसके वश में होने के बाद भी कीकोरू मूव कर रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगले पल कीकोरू अपनी आंखें भी खोलती है और वो सीधा नंबर 15 को घूरने लगती है, जो देखकर काइजू नंबर 15 भी थोड़ा सा चौंक जाती है। और फिर यहीं पर हम ये देखते हैं कि कीकोरू अपने मन में काफका की कही हुई बातों को याद करती है जिसने कि उससे कहा था कि वो उसे बचाने के लिए नहीं आएगा क्योंकि उसे कीकोरू के ऊपर भरोसा है और इसीलिए वो जानता है कि वो इस लड़ाई को अकेले जीत सकती है। और फिर हम देखते हैं कि कीकोरू इन्हीं सारी बातों को याद करते हुए काइजू नंबर 15 के सारे नर्व्स को काटने लगती है और फिर देखते ही देखते वो नंबर 15 के ऊपर भी अटैक कर देती है, जिसके बाद जैसे कीकोरू का अटैक नंबर 15 को लगता है वैसे उसके चेस्ट से खून निकलने लगता है। पर ये देखकर नंबर 15 को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कीकोरू से कहती है, आखिर कैसे तुम मूव कर पा रही हो? मैंने तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर रखा है इसीलिए तुम्हारा मूव करना इम्पॉसिबल है। और फिर ये बोलते ही काइजू नंबर 15 कीकोरू के ऊपर एक बार फिर से अपने नर्व से अटैक करती है और कीकोरू को पूरी तरह से घेर लेती है। लेकिन कीकोरू इस बार भी उसके सारे नर्व्स को काटने लगती है। ये देखकर नंबर 15 ये सोचने लगती है कि शायद उसका माइंड कंट्रोल कीकोरू पर काम नहीं कर रहा है और फिर ये सोचकर वो सीधा कीकोरू के दिमाग में देखती है। लेकिन जैसे वो कीकोरू के माइंड में आती है वैसे उसे पता लगता है कि असल में कीकोरू अभी भी उसके कंट्रोल में ही है क्योंकि अभी भी कीकोरू छोटी कीकोरू बनी हुई है और वो बहुत ज्यादा रो रही है। ये देखकर नंबर 15 कहती है कि मेरा माइंड कंट्रोल तो बिल्कुल सही से काम कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक है तो आखिर वो मूव कैसे कर पा रही है। लेकिन फिर तभी वो ये देखती है कि कीकोरू बहुत ज्यादा रो रही है और छोटी कीकोरू रोते रोते कह रही होती है, मम्मा डैडी मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रही हूँ। मम्मा मैंने आपके लिए डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन किया और सिर्फ ये नहीं बल्कि डिफेंस फोर्सेस के अंदर मैं नंबर 1 पर रही ताकि इससे आपको खुशी हो। और डैडी मैं आपको भी खुश करना चाहती थी, इसीलिए मैं चाहती थी कि जैसे मम्मा ने बहुत सारे काइजूस को मारा है वैसे मैं भी आपके लिए बहुत सारे काइजूस को खत्म करूँ ताकि आपके चेहरे पर भी मेरी वजह से स्माइल आए। लेकिन आई एम सॉरी मम्मा और डैडी क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई, मैं किसी काबिल नहीं हूँ और इसीलिए मैं आप दोनों को खुश भी नहीं कर पाई। पर कीकोरू की इन बातों को सुनकर नंबर 15 उसके पास आती है और वो छोटी कीकोरू से कहती है, हाँ छोटी कीकोरू तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम कभी भी अपने मम्मा और डैडी को खुश नहीं कर पाई, लेकिन हाँ अब तो तुम्हारे मम्मा और डैडी तुम्हारे पास भी नहीं है क्योंकि वो दोनों ही तुम्हें छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं, इसीलिए अब तुम्हारा ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। सो इसीलिए हार मान लो और मेरे सामने गिव अप कर दो। पर इस बात को सुनते ही छोटी कीकोरू कहती है, नहीं कभी नहीं, जो तुम कह रही हो वैसा मैं भी सोचती थी, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि मैं बिल्कुल गलत सोचती थी क्योंकि अब बेशक से मेरे मम्मा और डैडी मेरे पास ना हो, लेकिन उनके अलावा भी मेरे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो कि मेरे अपने हैं और मुझे उन सब के लिए स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं उन सबको हर एक खतरे से बचा सकूं। पर यहाँ पर कीकोरू की बातें सुनकर नंबर 15 ये नोटिस करती है कि छोटी कीकोरू उसकी तरफ नहीं देख रही है बल्कि वो अपने सामने देख रही है और इसीलिए जैसी नंबर 15 ये देखने की कोशिश करती है कि आखिर कीकोरू किसको देख रही है तभी उसे पता लगता है कि छोटी कीकोरू के सामने काफका है और असल में इस टाइम पर काफका कीकोरू की मेमोरीज के अंदर ही है। लेकिन फिर इसके बाद ही नंबर 15 ये देखती है कि वहाँ पर काफका के अलावा और भी बहुत सारे लोग अपीयर हो चुके हैं जो कि है कमांडर मीना, वाइस कैप्टन सोशिरो, जैन नारुमी, हासेगावा, प्लाटून लीडर शिनोमे, आओए, इहारू, रेनो और कीकोरू के बाकी दोस्त। इसके आगे छोटी कीकोरू बोलती है, डैडी मम्मा मैं अब से आप दोनों को कभी नहीं देख पाऊंगी और इसीलिए मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन हाँ मैंने जब से डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया है तब उसके बाद से मैं बहुत से लोगों से मिली हूँ और अब वो सभी मेरे लिए मेरे परिवार का हिस्सा है, इसीलिए मैं एक काबिल ट्रूप मेंबर बन के रहूंगी ताकि उन सबको भी मुझ पर गर्व महसूस हो। और फिर ये बोलने के बाद ही छोटी कीकोरू अपना हाथ बढ़ाती है और वो अपने हाथ में किसी चीज को पकड़ लेती है और फिर हमें पता लगता है कि कीकोरू ने असल में अपने वेपन को पकड़ा है। और फिर अपना वेपन पकड़ते ही कीकोरू बोलती है, तो अब आज यहीं पर मैं खत्म करूंगी काइजू नंबर 15 को। और फिर ये बोलकर छोटी कीकोरू अपने वेपन को लेकर भागते हुए नंबर 15 की तरफ आती है और फिर नंबर 15 ये देखती है कि छोटी कीकोरू देखते ही देखते बड़ी हो गई है, यानी कि अब सब कुछ प्रेजेंट में आ चुका है, जहाँ पर कीकोरू नंबर 15 के ऊपर अपना स्क्वाड्रन स्टाइल एक्स टेक्निक नंबर 2 यूज करती है, जिस अटैक का नाम है वाटर स्कीमर। और फिर उसके एक ही अटैक से वो नंबर 15 के दोनों हाथों को काट देती है। ये देखकर नंबर 15 को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि कीकोरू ने उसके मेंटल अटैक के बैरियर को तोड़ दिया है और इसीलिए उसे कीकोरू पर बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वो चिल्लाते हुए कीकोरू से कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मार दूंगी, मैं आज तुम्हें मार दूंगी। और फिर ये बोलकर वो सबसे पहले अपने हाथों को रीजनरेट करती है एंड देन अपनी पावर से वो अपने आसपास की चीजों को हवा में उठा लेती है। लेकिन फिर तभी वो अपने मन में काइजू नंबर 9 को याद करती है और उसे याद करते हुए बोलती है, मैं आज इस कीकोरू को मार दूंगी और फिर ये देखकर मेरे डैडी जरूर
मुझसे प्यार करेंगे। और फिर इस चीज को याद करते ही वो सारी चीजों को लेकर कीकोरू पर मार देती है, जिसके बाद कीकोरू के ऊपर आसपास के सारे पत्थर और लोहे आकर लगते हैं। लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि कीकोरू उस पूरे हमले से बच गई है और इसीलिए वो उस धुएं से बाहर निकलती है और सीधे काइजू नंबर 15 के पास पहुंच जाती है। और फिर उस पर अटैक करने से पहले वो उससे कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नंबर 15। पर यहाँ पर कीकोरू के मुंह से थैंक यू सुनकर नंबर 15 को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कीकोरू उसके आगे बोलती है, नंबर 15 तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुमने मेरी वीकनेस पर वार किया। लेकिन ऐसा होने के बाद ही मैं अपनी वीकनेस को समझ पाई और उस चीज से बाहर निकल पाई, और इसीलिए तुम्हारी वजह से मैं स्ट्रॉन्ग बन पाई हूँ। लेकिन फिर ये बोलने के बाद ही कीकोरू नंबर 15 के ऊपर अपना स्क्वाड्रन स्टाइल एक्स टेक्निक का नंबर 6 यूज करती है। और फिर कीकोरू के इस अटैक की वजह से नंबर 15 की बॉडी पार्ट्स के साथ साथ उसका सर कट के भी हवा में उड़ जाता है। लेकिन तभी कीकोरू को आवाज सुनाई देती है, जो आवाज कहती है डैडी। लेकिन इस आवाज को सुनते ही कीकोरू शॉक हो जाती है और वो ये सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर तभी कीकोरू नोटिस करती है कि उसके लेफ्ट शोल्डर के अंदर अभी भी नंबर 15 का एक नर्व फंसा हुआ है और ये आवाज इस टाइम पर उसी नर्व से आ रही है। इसे देखकर कीकोरू कहती है, क्या ये कोई फिर से मेंटल अटैक तो नहीं है? लेकिन तभी कीकोरू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो इसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसीलिए इसका फिर से अटैक करना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर उसे फिर से नंबर 15 की आवाज आती है, जो आवाज कहती है डैडी डैडी मैं रीजनरेट नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए अब मैं और नहीं लड़ सकती। और फिर इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि नंबर 15 के नर्व की वजह से कीकोरू उसके फ्लैशबैक को देख पाती है। कीकोरू नंबर 15 की उन मेमोरीज को देखती है जिस टाइम पर नंबर 15 को काइजू नंबर 9 ने क्रिएट किया था, और उस टाइम पर वो बिल्कुल कीकोरू जैसी थी, क्योंकि नंबर 15 ने उसे कीकोरू से लड़ने के लिए बनाया था। यहाँ पर नंबर 15 काइजू नंबर 9 की गोद में होती है और वो उससे पूछी होती है, डैडी क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? बताइए ना, प्लीज बताइए ना। पर ये सुनकर काइजू नंबर 9 उससे कहता है, क्या प्यार तुमसे? देखो मैंने तुम्हें कीकोरू शिनोमिया को मारने के लिए क्रिएट किया है और इसीलिए अगर तुम बड़ी होकर कीकोरू को मार दोगी तो मैं तुमसे जरूर प्यार करूंगा। काइजू नंबर 9 जैसे ऐसा बोलता है वैसे उसकी बात को सुनकर नंबर 15 बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर इसके अगले पल काइजू नंबर 9 नंबर 15 को एक और काइजू दिखाता है और उसे दिखाते हुए वो उससे कहता है, देखो मैंने इसे ईसाओ शिनोमिया की मेमोरी से क्रिएट किया है और इसीलिए ये बिल्कुल कीकोरू जितनी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए जाओ और इसे खत्म करो। इसे खत्म करने का मतलब है कीकोरू को खत्म करना, इसीलिए जल्दी जाओ और मारो इसे। ये सुनकर नंबर 15 बहुत खुशी से उसके पास जाती है और वो कई दिन कई हफ्ते और कई महीने बिताकर उस काइजू को मार देती है। और फिर उसे मारने के बाद ही वो काइजू नंबर 9 से कहती है, डैडी मैंने मार दिया इसे, मैंने इसे खत्म कर दिया, अब तो आप मुझसे प्यार करेंगे ना? लेकिन फिर यहीं पर हम ये देखते हैं कि नंबर 15 की बात को सुनकर काइजू नंबर 9 कहता है, क्या यार ये फिर से आ गई। सुनो मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें एक स्पेशल साइको पावर के साथ पैदा किया है और इसीलिए तुम साइकोजेनिक अटैक्स कर सकती हो। इसीलिए अगर तुम अपनी इस काबिलियत को मास्टर कर लोगी तो मैं उसके बाद तुमसे प्यार करूंगा। और फिर ये सुनकर भी नंबर 13 बोलती है, ठीक है डैडी मैं ऐसा जरूर करूंगी। और फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि अब कई साल बीत चुके हैं और कई सालों के बाद नंबर 15 ने अपनी एबिलिटी को मास्टर कर लिया है। और फिर इसीलिए ये बोलते हुए वो काइजू नंबर 9 के पास जाती है और फिर वो नंबर 9 से कहती है, डैडी मैंने कर दिखाया, आपने जैसा बोला था वैसे मैंने अपनी पावर्स को मास्टर कर लिया है, तो बताइए डैडी अब तो आप मुझसे प्यार करेंगे ना? पर ये सुनकर नंबर 9 कहता है, क्या यार फिर से ये तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। सुनो मेरी बात, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे कहा था कि मैंने तुम्हें इसीलिए बनाया ताकि तुम कीकोरू शिनोमिया को मार सको, तो इसीलिए जाओ और उसे खत्म कर दो। और हाँ अगर तुमने उसे मार दिया तो तब मैं तुमसे जरूर प्यार करूंगा। सुन लिया तुमने, अब जाओ यहाँ से। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 9 की बात सुनकर नंबर 15 सीधा उस गुफा से बाहर निकलती है और वो कीकोरू को मारने के लिए चली जाती है। अब इसके बाद ही प्रेजेंट टाइम आता है जहाँ पर कीकोरू ने नंबर 15 की सारी मेमोरीज देख ली होती है और इसीलिए उसे नंबर 15 के लिए बुरा लग रहा होता है। लेकिन यहीं पर ही नंबर 15 का कटा हुआ सर कीकोरू से कहता है, कीकोरू तुम्हारे बारे में मैं एक बात जान चुकी हूँ और वो ये कि तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए बहुत सख्त थे, लेकिन हाँ तुम्हारे डैडी तुमसे बहुत प्यार करते थे और वो तुमसे स्ट्रिक्ट इसीलिए रहते थे ताकि वो तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बना सके। लेकिन मेरे डैडी तुम्हारे डैडी से बिल्कुल अलग हैं। और फिर ये बोलकर ही नंबर 15 रोने लगती है और वो रोते रोते कीकोरू से कहती है, मेरे डैड के लिए मैं सिर्फ एक हथियार थी जिसका उसने सिर्फ इस्तेमाल किया है। डैडी अब आखिरकार आज मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस टाइम पर भी आप मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं क्योंकि आपने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं है। और फिर उसके ऐसा बोलते हम ये देखते हैं कि वो अपने सामने काइजू नंबर 9 की इमेज को फील करती है, पर काइजू नंबर 9 की ये वाली इमेज भी उसको देखती भी नहीं है। और फिर इसीलिए इसके बाद ही नंबर 15 की मौत हो जाती है। ये देखकर कीकोरू को बहुत बुरा लगता है और इसीलिए वो धीरे से कहती है, काइजू नंबर 15 तुमने बहुत लोगों की जान ली है, बहुत से मासूमों को मारा है और इसीलिए तुम्हारे मरने पर मुझे बुरा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ काइजू नंबर 9 ने जो तुम्हारे साथ किया है वो बिल्कुल गलत किया है और इसीलिए सिर्फ तुम्हारे लिए मैं उसके चेहरे पर एक पंच तो जरूर मारूंगी। इसके बाद ही हमें ऑपरेशन रूम दिखता है जहाँ पर कुरुसु सबको बताता है कि नंबर 15 के वाइटल से कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, जिसका मतलब ऑफिसर कीकोरू शिनोमिया ने नंबर 15 को मार दिया है। और फिर हम देखते हैं कि कुरुसु कैसा बोलते ही ऑपरेशन रूम के सारे ऑफिसर्स खुशी से चिल्लाने लगते हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उन्होंने जिन जिन को ये खबर दी होती है वो सारे ट्रुप मेंबर्स भी बहुत खुश होते हैं। इधर चीफ भी कीकोरू से कहता है, वेल डन शिनोमिया, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। नंबर 9 ने तुम पर पूरा रिसर्च करके तुमसे लड़ने के लिए नंबर 15 को भेजा था, लेकिन तुमने नंबर 9 की एक्सपेक्टेशन को गलत साबित कर दिया। क्या बात है कीकोरू, वेल डन। लेकिन फिर इसके बाद ही कुरुसु ये देखता है कि उसे कोई ट्रुप मेंबर कॉन्टैक्ट कर रहा है और फिर उसके जवाब देते उसे पता लगता है कि वो ट्रुप मेंबर असल में जैन अरुमी का ट्रुप का है, जो कि कुरुसु को बताता है कि वो इस टाइम पर सुमिडा वार्ड से बोल रहा है।
है और इस सुमिडा इलाके के अंदर काइजू नंबर 9 सब कुछ तबाह कर रहा है और कमांडर नारुमी को उससे लड़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसके बाद हम नारुमी को देखते हैं जो कि इस टाइम पर नंबर 11 के अटैक से बच रहा होता है, लेकिन फिर तभी कीकोरू से कांटेक्ट करती है और वो वायरलेस के जरिए नारुमी से कहती है, मास्टर जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिखाया है, मैंने काइजू नंबर 15 को खत्म कर दिया है और इसीलिए अब आपकी बारी है। सो इसीलिए मास्टर मुझे अपनी काबिलियत दिखाइए और इस मॉन्स्टर को जल्दी से खत्म करिए। लेकिन फिर इस टाइम पर ही हम ये देखते हैं कि जहाँ पर नारुमी होता है वहाँ पर काइजू नंबर 11 बहुत जोरदार अटैक करता है और इसीलिए उसके अटैक से वहाँ पर धुआं हो जाता है। लेकिन फिर अगले पल उस धुएं से नारुमी बाहर आता है और फिर वो हंसते हुए कीकोरू से कहता है, क्या बात है कीकोरू, तुमने कर दिखाया है और इसीलिए चलो अब मेरी बारी आई गई, इसीलिए चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर ये बोलने के साथ ही नारुमी अपने बालों को संवारता है, लेकिन उसके ऐसा करते ही हम ये देखते हैं कि नारुमी की आंखों का कलर चेंज हो जाता है। सो दोस्तों, जहाँ पिछली वाली वीडियो के अंदर हमें ये लग रहा था कि अब काइजूस डिफेंस फोर्सेस के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और अब वो ह्यूमैनिटी को मिटाने वाले हैं, वहीं पर इस वाली वीडियो के अंदर हमने ये देखा है कि अब डिफेंस फोर्सेस वाले फिर से अपनी वापसी कर चुके हैं और अब इन सबने मिलकर 2 नंबर्ड काइजूस को खत्म कर दिया है, जिनमें से एक को काफका ने मारा है और दूसरी को कीकोरू ने। लेकिन अब कमांडर नारुमी भी पूरी तरह से तैयार है और अब तो फाइट के अंदर उसने अपनी आंखों का कलर भी चेंज कर लिया है। सो इसीलिए दोस्तों अब आगे क्या होने वाला है, क्या नारुमी भी कीकोरू की तरह इस वाले काइजू को मार देगा या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वाला काइजू नंबर 15 से ज्यादा पावरफुल हो, और अगर ऐसा है तो डिफेंस फोर्स के साथ क्या होने वाला है और आखिरकार इस वॉर में जीत किसी होगी। अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो आपको हमारे साथ अगली वीडियो देखनी पड़ेगी जो कि आप सबके लिए कल ही आ जाएगी। लेकिन हाँ, तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों यही थी वीडियो काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करें और अगर आप सभी कमेंट्स के अंदर हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।